ईरान और इसराइल में जंगबंदी का नफाज हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि फरीकैन जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल को सज़ा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल पर 4 बजे के बाद हमले रोक दिए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक सफ़ीर सईद अहमद साहब। सईद साहब, हम जो बात कर रहे थे अब उसमें यह है कि इसराइल इस वक्त ईरान इस वक्त सिफारती सतह पर कहाँ खड़ा है। एक ईरान वो है जो जंग से पहले था और एक ईरान वो है जिसने जंग लड़ी और भरपूर तरीके से लड़ी, और आज कहाँ पर खड़ा है सिफारती लिहाज से ईरान? ईरान की पोजीशन आज उससे बहुत बेहतर है जो जंग शुरू होने से पहले थी। आज पूरी मुस्लिम दुनिया की और ख़ास तौर पे जो नॉन अलाइंड वर्ल्ड है उसकी रिस्पेक्ट जो है वो ईरान हासिल कर चुका है। लेकिन आगे ईरान किस तरह बिहेव करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जो वजूहात थी जिसकी वजह से गल्फ कंट्रीज ईरान का साथ नहीं दे रही थी, ईरान को इंश्योर करना है कि उन सारी चीज़ों की तरफ दोबारा ना जाए जिसकी वजह से ये कंट्रीज जो इजराइल के खिलाफ ईरान की के साथ खड़ी थी वो अपने आप को दोबारा ईरान से दूर ले जाए। सो यस, आज ईरान सिफारती तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है, लेकिन आगे वो किस तरह करेगा वो डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में ईरान को किस नज़र से इस इलाके में देखा जाएगा। देखिए, जो मैंने आपसे यही कहा कि जो दुनिया है और ख़ास तौर पे जो लोग इस दुनिया को चला रहे हैं उन्होंने मुसलमानों को हमेशा दो चीज़ों के ऊपर डिवाइड किया है, शिया सुन्नी ग्रुप्स में और अरबी अजमी डिवाइड में। ईरान को चाहिए कि वो इन दोनों चीज़ों से अपने आप को दूर रखे और इस तरह की सफारतकारी करे कि वो बजाय गल्फ कंट्रीज के लिए एक ख़तरा बनने के लिए उनका एक अलाय बन जाए। और अगर वो ये बनेगा तो उसके लिए इसमें ज़्यादा फ़वाइद हैं बजाय इसके कि वो सिर्फ एक ग्रुप की क्या रिप्रेजेंटेशन करे। अच्छा सही साहब, जब हमने देखा कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो शिया सुन्नी से बालातर होकर तमाम मुस्लिम ममालिक ने मजम्मत की उस हमले की और साथ में ईरान के साथ खड़े होने का इरादा भी किया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो अमेरिकी अड्डों पर हमला किया गया ईरान की जानिब से, दो कि वो पहले इन्फॉर्म किया था कतर को, उसके बावजूद आपको लगता है कि ताल्लुकात में कुछ बिगाड़ पैदा होगा या फिर आपको लगता है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा ईरान और कतर और दीगर ममालिक के ताल्लुकात में? जी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप उसके बाद के वाकयात की तरफ भी जरा देखें कि इवन जब कतर के ऊपर अटैक हो गया था तो अमेरिका ने कतर को अप्रोच किया कि ईरान को सीज फायर के लिए आप उनसे बात करें, जिसका मतलब ये है कि उस अटैक के बावजूद कतर और ईरान के दरमियान ऐसे सफारती ताल्लुकात थे, एक दूसरे पर एक ऐसा भरोसा था कि वो एक दूसरे की बात को मान सकते थे। तो मेरे नज़दीक वो जो अटैक अल उदैद एयरबेस के ऊपर हुआ है उससे ईरान और कतर के ताल्लुकात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पिछले 7-8 साल से कतर को एक प्रो ईरानियन अलाई के तौर पे गल्फ में देखा जा रहा था। देखिए, इजराइल के खिलाफ सारी जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ इसलिए आके खड़ी हो गई थी क्योंकि एनिमी जो था वो कॉमन था। इजराइल का ईरान का एनिमी भी इजराइल था और गल्फ कंट्रीज भी ये देख रही थी कि अगर ईरान को मार पड़ी तो अगली बारी हो सकता है कि हमारी हो। ठीक है ना? सो क्योंकि एनिमी कॉमन था इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन अब जबकि जंग खत्म हो जाएगी इसलिए बहुत जरूरी है कि ईरान को फ्रॉम इट्स पोजीशन ऑफ पावर जो अब उसको हासिल हुई है, ठीक है ना, तो वो ऐसी कोई चीज ना करे जिससे गल्फ कंट्रीज जो हैं वो ये समझें कि वो उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी वजह से। ठीक है ना? और आई एम श्योर कि ईरान में इतनी समझबूझ है, वहां भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स और स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं, वो ये हरकत नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज की तरफ उनको ख्याल रखना पड़ेगा कि दे आर सीन एज फ्रेंड्स एंड नॉट एज एनिमीज विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड। जिस तरह उनका परसेप्शन पहले था
उस परसेप्शन को आगे लेके उनको नहीं चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा सईद साहब, एक जो परसेप्शन पाई जाती है, एक राय पाई जाती है कि ये जंग इसराइल की थी और इसराइल ने ज़बरदस्ती अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व किया, लेकिन हमने देखा कि अमेरिका ने 2 दिन के अंदर ही इसे खुद को निकाल लिया। आपको लगता है कि मुस्तकबिल में अगर इसराइल इस तरह की दोबारा जारियत कहीं करेगा तो अमेरिका की ऐसी सपोर्ट दोबारा नहीं मिलेगी उसे? असल में जो है ना, जूस वो अमेरिका को स्ट्रेंगुलेट करते हैं, यानी कि वो उन्होंने अमेरिका के गले में एक फंदा डाला हुआ है और वो जो है ना अमेरिका से जो चाहते हैं वो करवा लेते हैं। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जब आए थे तो उनका इलेक्शन कैंपेन में ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और मैं अपने मुल्क को सारी जंगों में से निकालूंगा और हम जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंग में खर्च करते हैं वो हम अमेरिका को दोबारा बड़ा बनाने में लगाएंगे। लेकिन देखिए, अभी 6 महीने नहीं हुए उनको आए हुए और वो उन्होंने अपने आप को एक जंग में डाल दिया था, और वो भी हम सबको पता है कि जूइश लॉबी के प्रेशर की वजह से डाला था। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि उसको पहले दिन ही अंदाजा हो गया कि वो जो है जो अहदाफ है जो इजराइल हासिल करना चाहता है उसकी पार्टिसिपेशन से वो अहदाफ हासिल नहीं हो सकते। ना रजीम चेंज हो सकती है ईरान में, और ना ही ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उस लेवल तक डिग्रेड किया जा सकता है कि जहां उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज जो हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाए। जब ये दोनों अहदाफ हासिल नहीं हो सकते, सवाई ट्रुप्स को, यानी कि जब तक आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में नहीं उतारेंगे, और सबको पता था कि ना अमेरिका ना इजराइल ग्राउंड फोर्सेस को ईरान में उतारने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके बाद जो जंग होगी वो उन दोनों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो अमेरिका ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया और उसने रशिया और कतर को बीच में डाल के एक सीज फायर की तरफ ले। अब जो आगे अमेरिका के लिए भी जो है ना एक बहुत ट्रिकी, मेरे ख्याल में ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि इजराइल के साथ अलाइन करके इस कॉन्फ्लिक्ट में जो एक सोल सुपर पावर का इमेज होता है पूरी दुनिया में और जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उसको बहुत बड़ा नुकसान। आज दुनिया की आधे से ज्यादा कंट्रीज अमेरिका को इसलिए सालिस मानने को तैयार नहीं होगी क्योंकि आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि अमेरिका जो है वो हिस्ट्री के राइट साइड पे खड़ा होगा, वो इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस को फॉलो कराएगा। क्योंकि सब ने देख लिया कि जहां इजराइल और ज्यूज आ जाते हैं, अमेरिका का तरीकाकार बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। सो अब अमेरिका ने भी आगे अपने कंडक्ट को इस तरह बनाना है कि जो उनकी इज्जत सादात चली गई है इस जंग में इजराइल की वजह से, वो उसको दोबारा रीगेन करें। ये जो सीज फायर है, इससे अमेरिका का यानी कि अमेरिका को इसका क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इजराइल टेबल पर नहीं आता सीज फायर की अगर अमेरिका उसको मजबूर ना करता।